मैं मुंह लपेटे कमरे में पड़ी थी। मेरा मूड पूरी तरह से खराब हो चुका था। इतने में पापा कमरे में आए और कहने लगे, अरे रूपाली, तुम क्यों छोटी छोटी बातों पर इतना सोचती है? शादी ही तो करनी है। ऐसी कौन सी मुश्किल बात है? चल अब यह गोली खा ले, देखना कितनी जल्दी तेरी शादी हो जाएगी। मैंने अजीब सी नज़रों से पापा की तरफ देखा। भला इन नीली पीली गोलियों से मेरी शादी का क्या ताल्लुक था? पापा ने मुझे ज़बरदस्ती उठाकर बिठाया और कहने लगे, इतना सोचने की क्या ज़रूरत है? मैं तेरा बाप हूँ और जो भी करूँगा तेरे हक में बेहतर ही करूँगा। यह गोलियाँ भी तेरी शादी के लिए ही है। पापा की बात मेरे सर के ऊपर से गुजर रही थी, लेकिन पापा के आगे मेरी कहाँ चलती। इसलिए मैंने खामोशी से वह गोलियाँ खा ली। मैंने पापा से पूछा कि यह किस चीज़ की गोलियाँ हैं और आप कहाँ से लाए हैं? तो पापा ने मेरी बातों को जवाब देने की बजाय मुझे अपनी पिछली बातों के किस्से सुनाने शुरू कर दिए। मैं बहुत ध्यान से पापा की बातें सुन रही थी। पता नहीं मेरी किस्मत में क्या लिखा था। 38 साल की उम्र में भी मैं अपने बाप की दहलीज पर बैठी हुई थी, जबकि मेरी उम्र की सारी लड़कियां अब तक 4 बच्चों की मां बन चुकी थी। मैं तो अब किसी की शादी में भी जाती तो एक कोने में छुपकर बैठ जाया करती थी। लोगों की चुभती नजरें और सवाल मुझ पर किसी पर चैन नहीं लेने देते थे। अब तक ना जाने कितने लोग मेरा रिश्ता लेकर हमारे घर आए थे, लेकिन जाने से पहले वह इनकार करना ना भूलते। कभी मैं अपना चेहरा आईने में देखती तो कभी अपने बालों में उतरती चांदनी को महसूस करके आंसू बहाने लगती। कभी कभी मैं पापा से जिद लगाती कि वह किसी से भी मेरा रिश्ता करवा दे। मैं अब इस घर में नहीं रहना चाहती थी। हर लड़की की तरह मेरी भी ख्वाहिश थी कि मेरी ज़िंदगी में कोई मर्द हो जिसे मैं अपना कह सकूं और उसके साथ अपना दुख सुख बांट सकूं। मेरी ज़िंदगी में मेरे बूढ़े माँ बाप के सिवा और कोई नहीं था। और बहुत सी बातें ऐसी होती है जो इंसान अपने माँ बाप से नहीं बल्कि अपने जीवन साथी से करते हैं, लेकिन वह जीवन साथी शायद मेरी किस्मत में लिखा ही नहीं था। मैं अब इन हालात से तंग आ चुकी थी। जब भी पापा से शादी की बात करती या कोई रिश्ते वाले इनकार करके जाते, तो पापा वही 7 गोलियां लेकर मेरे पास आ जाते और गोलियां खिलाकर कहते थे कि देखना जल्दी तेरी शादी हो जाएगी। कभी कभी तो मुझे लगता था कि उम्र के साथ साथ पापा का दिमाग भी खराब हो गया है। भला गोलियां खाने से किसी की शादी कैसे हो सकती थी, जब तक पापा खुद किसी अच्छी जगह मेरा रिश्ता ना करवा देते। गोलियों से कुछ नहीं होना था। गोलियों के आसरे में 5 साल गुजर चुके थे। फिर एक दिन मेरे लिए शहर के एक बड़े वकील का रिश्ता आया, जिसकी बीवी उसे छोड़कर जा चुकी थी। उसकी एक बेटी भी थी। मैंने पापा से कहा कि मुझे इस रिश्ते पर कोई ऐतराज़ नहीं है, आप मेरा रिश्ता यहाँ कर दे। लेकिन पापा ने यह कहकर इनकार कर दिया कि वह किसी शादीशुदा मर्द से मेरी शादी हरगिज़ नहीं करेंगे। पापा की इस बात पर मुझे बहुत गुस्सा आया था। अब मैं कोई 16-17 साल की जवान लड़की नहीं रही थी जिसके लिए पापा के मनपसंद रिश्ता आता। पापा की इस ख्वाहिश ने मेरी उम्र निकाल दी थी, लेकिन पापा को अब भी इस बात का एहसास नहीं हुआ था। मैं गुस्से में वापस अपने कमरे में चली गई। कुछ देर में ही पापा कमरे का दरवाज़ा जोर से बजाने लगे। मजबूरन मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा, लेकिन मैंने सोच लिया था कि मैं पापा से कोई बात नहीं करूँगी। जब पापा को मेरे जज्बात की परवाह नहीं थी और ना ही मेरी बढ़ती उम्र का एहसास था, तो मुझे भी उनसे कोई बात नहीं करनी थी। पापा कमरे में आए और आकर प्यार से मुझे समझाने लगे, रूपाली बेटा, इतना जल्दी का जोर ना डाल, तेरी किस्मत में बहुत अच्छा लड़का लिखा है। मैंने गुस्से में पापा से कहा कि वह अच्छा लड़का कब आएगा? जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी, क्योंकि आधी उम्र तो गुजर चुकी है। पापा ने वही 7 गोलियां और दूध का गिलास मेरे आगे रखा और कहने लगे, इसे पी लो, फिर देखना कैसा अच्छा लड़का मिलेगा। मैंने पापा से साफ साफ कहा कि अब मुझे कोई गोलियां नहीं खानी है। इतने सालों से जब भी मैंने शादी का नाम लिया है, आपने यह गोलियां खिलाकर मुझे खामोश कर दिया है, लेकिन इन गोलियों से कुछ नहीं होने वाला है। पापा कहने लगी, ये जादू की गोलियां हैं, ये तेरी किस्मत बदल देंगी। मैंने गुस्से से पापा को देखा था, जो पता नहीं किस जमाने में जी रहे थे। अब तक तो उन गोलियों से ना ही मेरी किस्मत बदली है और ना ही मेरी शादी हुई थी। ऐसा नहीं था कि मेरे रिश्ते नहीं आते थे, लेकिन ना जाने क्यों रिश्ते वाले हमेशा इनकार ही करके चले जाते थे, या फिर उनके बोलने से पहले पापा खुद मना कर देते थे। शुरू शुरू में पापा ने जब मुझे यह गोलियां खिलाना शुरू की थी तो मैं बहुत हैरान हुई थी, लेकिन फिर पापा ने मुझे बताया कि गोलियों से मेरी खूबसूरती में इजाफा होगा और हालत ने जो मेरे चेहरे को तबाह कर दिया, उस पर दोबारा रौनक आ जाएंगी। पापा की बात सुनकर मैं खुश हो जाती और दूध के साथ गोलियां खाकर थोड़ी देर में नींद की वादियों में उतर जाती। लेकिन 5 साल गुजरने के बाद भी ना ही किस्मत का दरवाज़ा खुला था और ना ही कोई मेरी बारात लेकर आया था।
मेरी उम्र तकरीबन 38 साल हो चुकी थी और एक लड़की के लिए इतनी ज़्यादा उम्र में रिश्ता आना बहुत मुश्किल था। इसलिए मेरी उम्र ने दम तोड़ दिया था। मैं हर वक्त किसी न किसी कोने में छुपकर आंसू बहाने लगी थी। मैंने पापा से कह दिया था कि अब अगर मेरा रिश्ता ना हुआ तो मैं अपनी जान ले लूँगी। मेरा हाल देखकर पापा ने मुझे वही 7 गोलियां खिलाई और तसल्ली के बोल कह दिए। दूसरे दिन कुछ रिश्ते वाले हमारे घर चले आए। लौटते ही बहन एक रिश्ते वाली मौसी के साथ आई थी और उसने पहली ही नज़र में मुझे पसंद कराया था। यह बात मेरे लिए बहुत हैरान वाली थी। उम्र बढ़ने के साथ साथ मेरे चेहरे पर झुर्रियाँ बढ़ने लगी थी। मुझे लगा कि उनका भाई शायद मुझसे भी कहीं ज़्यादा उम्र वाला होगा या फिर पहले से शादीशुदा होगा, इसलिए उन्होंने मुझे पसंद कर लिया है। लेकिन जैसे ही तस्वीर मेरे हाथ आई, मेरे होश उड़ गए। वह तो उम्र में मुझसे भी काफ़ी छोटा और जवान लड़का था। तस्वीर में कोई कोई ऐब नहीं आ रहा था और ना ही उन्होंने लड़के में कोई नुक्स बताया था। हैरान और वह परेशान से बार बार तस्वीर को देख रही थी। और फिर उन लोगों के जाने के बाद जब यही बात मैंने पापा से कही तो पापा हंसकर कहने लगे कि तेरी किस्मत खुल गई है, तुझे अब भी परेशानी है। पापा ने इस रिश्ते के लिए जैसे ही हामी भरी तो मैं खुशी से झूम उठी। पापा की गोलियां काम कर गई थी। पापा ने महीने भर में ही मेरी शादी की तारीख तय कर दी थी और जल्दी जल्दी शादी के सारे इंतजाम भी मुकम्मल कर लिए थे। पापा ने मुझे खुद अपने हाथों से रुखसत कर दिया था और मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं पापा के घर से रुखसत होकर अपने ससुराल की दहलीज पर पहुंच गई हूँ। मैं लाल जोड़े में दुल्हन बनी बैठी थी और मेरी उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, लेकिन अरमान तो अभी मेरे दिल में पहले की तरह ही जवान थे। यह मेरी पहली ही शादी थी और इस शादी को लेकर मैंने बहुत सालों सब्र किया था। और आज जब यह रात आई तो मैं खुशी से पागल हो रही थी। कितने सालों से यह ख्वाहिश किसी चिंगारी की तरह मेरे मन में दबी हुई थी कि मेरी ज़िंदगी में भी कोई मर्द हो जो मुझे चाहे, जिसके लिए मैं ही सब कुछ हूँ और जो मेरे लिए सारी दुनिया के सामने खड़ा हो जाए। और आज यह चिंगारी बुझ गई थी क्योंकि मैं शादी करके उस घर चली आई थी। 38 साल की उम्र में दुल्हन बनना एक अलग ही तजुर्बा था और आज मैं बार बार खुद को आईने में देख रही थी। दिल में बहुत सवाल उठ रहे थे कि मैं कहीं ज़्यादा उम्र की तो नहीं महसूस हो रही हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि शादी की पहली रात ही मैं अपने पति के दिल में जगह ना बना पाऊँ, वह मुझे बूढ़ी ना समझ बैठे। मैंने शादी से पहले अपने बाल भी रंग करवा लिए थे। जैसे ही मुझे दरवाजे पर आहट का एहसास हुआ तो मैं फौरन घूंघट डालकर बिस्तर पर बैठ गई और खुद को तसल्ली देने लगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। कम उम्र लड़कियों की तरह मुझे शर्माना तो नहीं आया था, लेकिन मैं नज़र झुकाकर बैठ गई थी। मोहित को लेकर मेरे दिल में बहुत से जज्बात पैदा हो रहे थे। मोहित कमरे में आए और मेरे पास आकर बैठ गए। ना ही उन्होंने मेरा घूंघट उठाया और ना ही कुछ देर तक कोई बात की। मुझे अजीब सी घबराहट होने लगी थी। वो उम्र में मुझसे कुछ कम थे। उनकी लगभग उम्र 34-35 साल होगी और बहुत खूबसूरत भी थे। मुझे यह खौफ सता रहा था कि कहीं उनके घर वालों ने ज़बरदस्ती तो उनकी शादी मेरे साथ न करवा दी हो। उन्होंने मुझसे कहीं ज़बरदस्ती तो शादी नहीं की। दरअसल शादी से पहले मेरी और मोहित की कोई मुलाकात ना हो सकी थी। सिर्फ हमने एक दूसरे को तस्वीर में ही देखा था। जब कुछ देर तक जब मोहित ने मुंह से कोई शब्द नहीं निकाला तो मैं खुद ही अपना घूंघट उठा लिया। मेरा सारा वजूद ठंडा पड़ गया था। मुझे एहसास हो गया था कि उन्होंने मुझसे यह शादी ज़बरदस्ती की है। मैंने फ़ौरन ही मोहित का हाथ थामा था और उन्हें यकीन दिलाना चाहा कि मैं सारी ज़िंदगी उनसे वफादार रहूंगी और उनकी खिदमत करूंगी। वो मुझे एक मौका दे दे। मेरी बात सुनकर मोहित अजीब अंदाज से हंस पड़े और कहने लगे, तुम्हें मौका देने की क्या ज़रूरत है? तुम तो पहले ही तजुर्बा औरत हो। मोहित की बात सुनकर मैं शर्मिंदा हो गई। मुझे लगा कि शायद वो मुझे मेरी उम्र का ताना दे रहे हैं क्योंकि मैं उम्र में उनसे तकरीबन 4 साल बड़ी थी और उनकी वजह से मुझे लगा था कि वह मुझे नहीं अपना सकेंगे। लेकिन बात कुछ और ही थी। मोहित ने अपना मोबाइल फ़ोन निकाला और स्क्रीन पर कुछ बटन दबाने के बाद जैसे ही अपना फ़ोन को मेरे सामने रखा तो मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई क्योंकि उनके मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर कोई और नहीं बल्कि मैं ही थी। और जो मंजर नज़र आ ही रहा था उसे देखकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई थी। मेरी ऐसी तस्वीर मोहित के मोबाइल में किसने भेजी थी, मैं समझ नहीं पाई थी। मैंने हैरत और आंसू भरी नज़रों से मोहित की तरफ देखा और पूछा कि ये क्या है, तो वह नफरत से कहने लगे कि यह तो तुम मुझे बताऊंगी कि यह क्या है। तुम्हारी ऐसी तस्वीर मेरे पास मौजूद है और तुम मुझसे पूछ रही हो कि यह क्या है। तुम खुद देखो कि तुम्हारी कैसी तस्वीर है, इसमें क्या नज़र आ रहा है। यह तस्वीर खुद चिक चिक कर बता रही है कि तुम तो पहले से मोहित ने नफरत से अपना मुंह फेर लिया था।
तो मैं पहले से ही पूरी की पूरी तजुर्बेदार हो। अगर मैंने शादी से पहले ये तस्वीर देखी होती तो मैं तुमसे कभी भी शादी नहीं का सोच भी नहीं सकता था। मैंने तो यह सोचकर तुम्हें अपनाया था कि तुम एक कुंवारी उम्रशीदी औरत हो जिसकी अब तक शादी नहीं हुई है, और मैं तुम्हें आसरा दूंगा और हम एक साथ अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि मुझे शादी की रात तुम्हारी ऐसी तस्वीर मिलेंगी जिसे देखकर मेरे सर पर आसमान गिर पड़ेगा। तस्वीर को देखकर मुझे पता चला कि तुम क्या हो, आज की रात ऐसे घूंघट डालकर बैठी हो जैसे बहुत हया वाली हो। अगर तुम यह सब पहले ही कर चुकी थी तो फिर मुझसे शादी क्यों की और खुद को कुंवारा जाहिर करने का ड्रामा क्यों किया। मोहित के लफ्ज़ों ने मेरे होठों को सी दिया था। मैं खामोशी से उनके चेहरे को तक रही थी। बहुत कुछ कहना चाहती थी लेकिन जुबान साथ देने को तैयार ही ना थी। कुछ देर पहले जो एहसास और जज्बात मेरे दिल में थे वह सब खत्म हो गए थे, और अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं मोहित से क्या कहूँ। वह सारे लफ्ज़ जो मैं पिछले 1 महीने से छुपाए बैठी थी और सारे इशारे जो मुझे मोहित के लिए कहने थे, वह सब कहीं खो से गए थे। मैं नहीं जानती थी कि ऐसी मेरी तस्वीर मेरे पति के पास कहाँ से आई, लेकिन जो भी था अब सब खत्म हो गया था। मेरी ऐसी तस्वीर देखने के बाद जो मोहित कभी भी मुझे अपनी ज़िंदगी में ना रखते, और इस बात ने मेरी जान निकाल दी थी। बहुत मिन्नतें तो और मुरादों के बाद उम्र के इस हिस्से में आकर मेरी शादी हुई थी और मैं अपने घर की हुई थी, और पहली ही रात सब कुछ मिट्टी में मिल गया था। मेरी आंखों से आंसू आ गए थे। मेरी तस्वीर अब भी मेरे सामने खुली पड़ी थी जिसमें मैं पूरी तरह मैंने अपनी आंखें नीचे की, क्योंकि इससे ज़्यादा मैं इस तस्वीर को देख नहीं सकती थी। मेरे सर पर सातों आसमान गिर पड़े थे, क्योंकि मोहित कह रहे थे कि तुम तो बहुत ही मक्कार निकली। पता नहीं किस किस के साथ ये गंदा काम। मैंने उनकी पूरी बातें सुने बगैर ही अपने दोनों हाथ अपने कानों पर रख लिए थे। मोहित के लफ्ज़ मेरी रूह को छल्ली कर रहे थे। मेरा पिछला वक्त बहुत मुश्किल से गुजरा था। मुझे पहले कांटे ही मिले थे। मैं आंखें बंद करके गुजरे वक्त को सोच रही थी, जहाँ मुझे कुछ पल भी का भी सुकून ना हो सका था। और अब जब मैंने सुकून की सांस लेने का सोचा था तो भी सब खराब हो गया था। मेरा नाम रूपाली है और मेरा ताल्लुक़ पंजाब से है। मेरे माँ बाप बहुत ही अच्छे और मोहब्बत करने वाले थे, लेकिन फिर किस्मत ने धोखा दे दिया और मेरी माँ दूसरे बेटे के पैदाइश पर हमें छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। बहुत छोटी सी उम्र में ही मुझ पर अपने भाई की जिम्मेदारी आ गई थी। पापा तो नौकरी पर चले जाते, सुबह घर से निकलती तो शाम को वापस आते। मैं खुद से 7 साल छोटे भाई को सारा सारा दिन संभालती रहती थी। ना ही मैंने बचपन की कोई खुशी देखी थी और ना ही कभी खिलौने से खेली थी। मेरे पास तो घर और भाई की जिम्मेदारी से ही फुर्सत नहीं थी। पापा ने मुझे शिक्षा भी हासिल करने नहीं दी थी, क्योंकि अगर मैं स्कूल जाती तो घर में कौन देखता, इसलिए मैं नहीं पढ़ी थी और सारी तवज्जो और ध्यान अपने भाई पर लगा दी। मेरा छोटा भाई बहुत ही शरारती था। घर के कामकाज के साथ मैं उस पर भी पूरी नज़र रखती थी, लेकिन अगर कभी मुझसे ज़रा सी भी चूक होती या भाई को कोई मामूली सी भी चोट लग जाती तो पापा मुझे बुरी तरह पीटने लगते थे। पापा को सानू बहुत ज़्यादा प्यारा था। उसको अगर एक खरोच भी आ जाती तो पापा की आंखों में आंसू आने लगते, जबकि मेरी बड़ी से बड़ी तकलीफ भी पापा को नज़र नहीं आती थी। कम उम्र से ही काम करने की वजह से मेरे हाथ जगह जगह से जल चुके थे, लेकिन पापा ने कभी मेरे उन जले हाथों पर नज़र तक नहीं डाली थी और ना ही कभी मेरे दर्द महसूस किए थे। मैं बीमार होती या दुखी होती हमेशा किचन में छुपकर ही आंसू बहा लिया करती थी। उसे कभी कुछ अच्छा सिखाने की कोशिश करती तो पापा से मेरी झूठी सच्ची शिकायत लगाता और पापा मुझे डांटते और मारने लगते। सानू की 10वीं के इम्तिहान पास किया तो उसके नंबर कुछ खास नहीं आए थे। उसका किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन ना मिला था तो पापा ने उसका एक दूर दराज के कॉलेज में दाखिला दिलवा दिया था और हॉस्टल में रहने लगा था, और मैं पापा के साथ घर में तन्हा रह गई थी। सानू के जाने के बाद मुझे एहसास हुआ था कि उसके होने से ही मेरी ज़िंदगी में कुछ रौनक थी। अब तो यह घर वीरान हो गया था। सानू के जाने के बाद अब तो यह घर वीरान सा हो गया था। सानू के जाने के बाद पापा भी मेरे करीब हो गए थे। वो उठते बैठते मुझे पूछने लगते थे और फिर इस बात ने मुझे बहुत खुश कर दिया था। अक्सर पापा मेरे कमरे में चले आते और घंटों मेरे साथ गुजारते, मुझसे बहुत सी बातें करते। जैसे जैसे उनकी उम्र में इजाफा हो रहा था उनके रवैया में भी बदलाव आ रहा था और मैं उनके लहजे में अपने लिए मोहब्बत महसूस करने लगी थी। उसी बात ने मुझे नई जिंदगी दे दी थी। सानू को गए 5 साल होने वाले थे, लेकिन वो पलट कर वापस नहीं आया था। पापा उसे बहुत पैसे भेजा करते थे। मैंने पापा से जब भी कहती कि किसी शाम को वापस बुलवा लेते हैं
तो पापा इनकार कर देते और मोहब्बत से कहते कि मेरी रूपाली है ना मेरे साथ। लेकिन बहुत जल्दी पापा के इस मोहब्बत भरी तरह का राज भी खुलकर मेरे सामने आ गया था। सानू ने किसी अमीरजादी से शादी कर ली थी और उसके अगले बंगले में शिफ्ट हो गया था। ना ही वह वापस आना चाहता था और ना ही वह अब हमसे कोई रिश्ता रखना चाहता था। लेकिन अपने बेटे का भरम रखने के लिए पापा ने यह बात मुझसे छुपा ली थी। मैं भी पापा को शर्मिंदा नहीं करना चाहती थी। मैंने उन्हें पुरानी सारी बातों के लिए पापा को माफ़ कर दिया था। इसलिए पापा की मोहब्बत को कबूल करके उनके साथ खुशी से ज़िंदगी गुजार रही थी। मगर कुछ वक्त में ही मुझे एहसास हो गया था कि पापा मेरे आने वाले हर रिश्ते को इनकार कर देते हैं या रिश्ते वाले खुद ही मना करके चले जाते हैं। कुछ सालों तक यह सिलसिला ऐसा ही चलता रहा था और पापा ने शादी के नाम पर मुझे गोलियां खिलाना शुरू कर दी। और जैसे तैसे करके जब मोहित से मेरी शादी हुई तो शादी की रात मुझे अपनी ही ऐसी तस्वीर देखने को मिली थी जिनके बाद मैं खुद से नज़रें मिलाने लायक भी ना रही। मैंने लड़खड़ाते लहजे में मोहित को बताना चाहा कि ये तस्वीर मेरी नहीं है और ना ही मुझे इनके बारे में कुछ पता है। मगर मेरी बात सुनकर मोहित ने मुझे बहुत नफरत से देखा और कहने लगे कि तुम तो बड़ी ढीठ हो जो झूठ पर झूठ बोल रही हो। गौर से देखो, ये तुम्हारा ही कमरा है और तुम्हारा ही बिस्तर है। तो मैंने गौर से देखा तो वाकई ये मेरा ही कमरा था। पर मेरी ऐसी तस्वीर कब और किसने ली थी? मोहित मेरी बात को मानने को तैयार ही नहीं था। दीवार का वही नीला रंग मेरी बर्बादी की दास्तान सुना रहा था। मुझे खुद कुछ पता नहीं था। बहुत इंतजार और मुरादों के बाद मेरी शादी हुई थी और शादी की पहली रात ही मैं बर्बाद हो गई थी। मोहित ने मुझे कहा था कि मैं एक रात उनके घर गुजार सकती हूँ लेकिन आने वाली सुबह हमारा कोई ताल्लुक नहीं होगा। मोहित की इस बात ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए थे। मैं वापस अपने बाप के घर नहीं जाना चाहती थी। मैं मोहित के कदमों में बैठकर हाथ जोड़कर मिन्नतें करने लगी कि यह तस्वीर मेरी नहीं है। मैंने कभी ऐसा तस्वीर नहीं बनवाई है और ना ही मैं कोई गिरी हुई घटिया लड़की हूँ। मैंने तो इज्जत से आपके साथ शादी की है और आपके साथ ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ। लेकिन मोहित पर मेरी किसी बात का कोई असर नहीं हो रहा था। मैं सारी रात मोहित के आगे हाथ जोड़े उसे अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाती रही लेकिन मोहित ने मेरी किसी बात पर यकीन नहीं किया। और सुबह के वक्त जब उनकी बड़ी बहन कमरे में आई तो मोहित ने उन्हें सारी हकीकत बताकर अपना फैसला सुना दिया था। वो मुझे अपनी ज़िंदगी में बर्दाश्त नहीं करना चाहता था। मोहित की बड़ी बहन ने पूरी बात ध्यान से सुनी और मोहित से कहा कि जल्दीबाजी में कोई गलत फैसला करने की ज़रूरत नहीं है। आराम से इस मामले को हल करेंगे क्योंकि ऐसी इस बात को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। ये तस्वीर उसकी है तो फिर हमें पहले पूरे सच का पता लगाना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि गुस्से में आकर तुम एक मजबूर के साथ नाइंसाफ़ी कर बैठो। मोहित की बहन की बात सुनकर मैं हैरान रह गई थी कि मेरी ऐसी तस्वीर देखने के बावजूद भी वह मेरे खिलाफ नहीं हुई थी बल्कि मुझे एक मौका देना चाहती थी। बहुत नरमी से वह मुझसे पूछने लगी, ये कैसे कैसे मुमकिन है कि किसी ने तुम्हारी ऐसी तस्वीर बनाई और तुम्हें पता भी नहीं हो? तुम क्या नींद की दवा लेती हो? मैंने उनको बताया कि ऐसी कोई बात नहीं है लेकिन जब भी मैं पापा की दी हुई गोलियां खाती हूँ तो मुझे गहरी नींद आती है। मेरी बात सुनकर वह हैरानी से कहने लगी कि तुम्हारे पापा तुम्हें कौन सी गोलियां खिलाते थे? और फिर मैंने उन्हें बताया कि वह मुझे शादी के लिए 7 गोलियां खिलाते थे। यह बात सुनकर मोहित और दीदी दोनों ही चौंक उठे और कहने लगे, ऐसी कौन सी गोली आती है? तुम शायद पढ़ी लिखी नहीं हो और सारी जिंदगी अपने बाप के साथ घर में रही हो इसलिए उनकी बात पर यकीन करती चली गई। दाल में कुछ ना कुछ काला जरूर है क्योंकि तुम्हारा बाप तुम्हारी शादी नहीं करवाना चाहता था और यह बात मुझे रिश्ते वाली ने ही बताई थी कि तुम्हारे बाप ने आज तक तुम्हारे घर आने वाले हर रिश्ते को खुद ठुकराया था। अगर तुम्हें इस बात में कोई शक नहीं है कि यह तस्वीर तुमने अपनी मर्जी से नहीं बनवाई है तो हम अभी सच का पता लगा लेते हैं। मोहित ने पहले तो इस बात को मालूम किया कि यह तस्वीर कहाँ से आई है और फिर उन्हें पता चला गया कि यह तस्वीर किसी और ने नहीं बल्कि मेरे बाप ने भेजी है। उस तस्वीर में मैं अपने ही कमरे में अपने ही बिस्तर पर मौजूद थी और मेरे साथ कोई मर्द भी था जिसका चेहरा तस्वीर में नहीं था। मैं बिस्तर पर जिस हालत में थी यह देखकर मैं शर्मिंदगी से ज़मीन में गड़ रही थी। टूट में मैं अपने बेड पर गलत हालत में पड़ी थी। बेड पर मुझसे थोड़ी दूर पर एक आदमी लेटा हुआ था, उसकी मेरी तरफ पीठ थी। जब मोहित को पता चल गया कि तस्वीर मेरे बाप ने भेजी है तो उन्होंने मेरे बाप को बुलवाया और कहा कि मैं किसी कीमत पर रूपाली को नहीं छोड़ूंगा, इसलिए बेहतर है कि आप सारा सच खुद ही बता दीजिए। मेरे बाप ने अजीब सी नज़रों से मेरी तरफ देखा और बहुत देर बाद
कहने लगे, मैं रूपाली की शादी नहीं करना चाहता था। अपने इकलौते बेटे को मैंने यह सोचकर बहुत मोहब्बत से बड़ा किया था कि वो मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, मगर वह मुझे छोड़ गया था। मैं उम्र के इस हिस्से में तन्हा नहीं रहना चाहता था, इसलिए मैंने फैसला कर लिया था कि मैं कभी रूपाली की शादी नहीं करूँगा। लेकिन फिर शादी के नाम पर रूपाली ने खुदकुशी करने की धमकी दी, तो मैंने तुमसे उसकी शादी करवा दी, उसे यह दिखाने के लिए कि मैं उसकी शादी के खिलाफ नहीं हूँ। मगर सच तो यह था कि मैं कभी चाहता ही नहीं था कि रूपाली अपने घर की हो। इसलिए मैंने जानबूझकर रूपाली की ऐसी तस्वीर खींची और तुम्हें भेज दी। इन तस्वीरों में रूपाली के साथ कोई और नहीं बल्कि मैं हूँ। रूपाली नींद की दवा के असर में ही थी, वह दवा जो शादी के नाम पर मैं उसको खिलाकर सुला दिया करता था। मैंने सोचा था कि रूपाली की ऐसी तस्वीर देखकर तुम फौरन उसे तलाक दे दोगे, लेकिन जब रात भर इंतजार करने के बाद रूपाली घर न लौटी तो मैं जान गया था कि तुम आम मर्दों जैसे नहीं हो। अपने बाप की बात सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। मेरे बाप ने सिर्फ अपने बुढ़ापे को बचाने के लिए मेरी शादी न करने का फैसला किया था, ना ही मेरी ख्वाहिशों की परवाह की थी और ना ही जज्बातों का एहसास किया था। अगर दीदी समझदारी से काम न लेती तो शायद मेरा घर तबाह हो जाता। मोहित ने मुझसे माफ़ी मांगकर मुझे गले लगा लिया था। एक तस्वीर के पीछे उन्होंने मेरे बारे में बहुत गलत सोचा था। मैं दीदी का शुक्रगुजार थी। पापा को भी मैंने माफ़ कर दिया था, क्योंकि वह जैसे भी थे मेरे बाप थे और उन्होंने जो भी किया था वह तन्हाई के खौफ से किया था। दोस्तों, ये दुनिया में सच में ऐसे माँ बाप होते हैं जो अपनी ही औलाद की शादी करने से डरते हैं, ये सोचकर कि कहीं वह अकेले ना रह जाए। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई हो दोस्तों और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।